मधु, ये क्या कह रही हो? ये मधु नहीं, मेरी बीवी है शुभांगी। ये आपकी नहीं, मेरी बीवी मधु है। लीव हर अलोन। आप हद से आगे बढ़ रहे हैं, चले जाइए वरना अच्छा नहीं हो। कभी कभी जिंदगी में ऐसा सच सामने आता है जो किसी की पूरी दुनिया बदल देता है। सोचिए, आपने जिस इंसान से प्यार किया, जिससे शादी की, जिसके साथ नया जीवन शुरू किया, अगर अचानक कोई अजनबी आए और दावा करे कि वही आपकी पत्नी का असली पति है, कल्पना कीजिए आप पर क्या बीतेगी। साल 1996 में ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानी लेकर आई थी फिल्म अग्निसाक्षी। इस फिल्म में एक तरफ है प्यार और भरोसे की कहानी और दूसरी तरफ है डर, जुनून और पागलपन की हद तक पहुंच चुका एक रिश्ता। छोड़ो मुझे! वो जिंदा है। कौन जिंदा है? विश्वनाथ। मुझे मालूम है मुझसे छुटकारा पाने के लिए ये की हुई साजिश है। तुम मधु हो। मैं मधु नहीं हूँ, मैं मधु नहीं हूँ। नेहा फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था बिंदु माधव ठाकरे ने तथा इसके निर्देशक थे पार्थो घोष। इस फिल्म की कहानी व पटकथा लिखी थी रणबीर पुष्प ने तथा इसके परिदृश्य व संवाद लिखे थे हृदय लानी ने। तकरीबन 2 घंटे 22 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 29 मार्च 1996 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, मनीषा कोइराला, दिव्या दत्ता, रवि बहल, आलोक नाथ, आशा लता वाबगांवकर, अच्युत पोद्दार, सुब्बी राज आदि। गीतकार समीर और संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के साझे मेहनत से तैयार किए गए कुल 6 गाने इस फिल्म के ऑडियो एल्बम में रखे गए थे, जिनके बोल हैं ओ पिया, ओ यारा दिल लगाना, वादा करो दिल से, मेरे कलेजे से, तू मेरी गुलफाम और मुझको दिलबर यार। फिल्म के इन गीतों में अपनी आवाज दी थी बाबुल सुप्रियो, कविता कृष्णमूर्ति, जॉली मुखर्जी, सोनू निगम, अलका याग्निक, कुमार सानू, विनोद राठौड़ और अलीशा चिनॉय ने। फिल्म अग्निसाक्षी साल 1996 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 4 करोड़ 75 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ 52 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस फिल्म को उस समय 175 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था तथा इसे देखने के लिए लगभग 1 करोड़ 97 लाख लोग सिनेमाघरों में पहुँचे थे। बात करें साल 1996 के टॉप 5 कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही फिल्म राजा हिंदुस्तानी, जिसने 43 करोड़ रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। तीसरे स्थान पर रही फिल्म जीत, जिसने 16 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। चौथे स्थान पर रही फिल्म घातक, जिसने 15 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। तथा 5वें स्थान पर रही फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिसने 14 करोड़ रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। वर्ष 1995-96 में एक अनोखा संयोग देखने को मिला। इस साल लगभग एक ही समय पर 3 फिल्में याराना, अग्निसाक्षी और दरार रिलीज हुई, जिनकी मूल कहानी लगभग एक ही जैसी थी। इन तीनों फिल्मों की प्रेरणा साल 1991 में आई हॉलीवुड की प्रसिद्ध थ्रिलर फिल्म स्लीपिंग विद द इनेमी से ली गई थी। यह हॉलीवुड फिल्म अपने समय की एक लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मानी जाती है और इसमें जूलिया रॉबर्ट्स ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी शादी एक अत्यंत क्रूर, संदेहशील और नियंत्रणकारी व्यक्ति से होती है। बाहर से देखने पर उसका पति एक सभ्य और सफल व्यक्ति लगता है, लेकिन घर के भीतर वह अपनी पत्नी के साथ मानसिक और शारीरिक अत्याचार करता है। उसकी हर चीज में पूर्णता और नियंत्रण की आदत उसे अत्यंत खतरनाक बना देती है। इस अत्याचार से परेशान होकर पत्नी एक योजना बनाती है। वह समुद्र में दुर्घटना का नाटक करके अपने मौत का भ्रम पैदा कर देती है और नई पहचान के साथ किसी दूसरे शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करती है। वहाँ उसे एक नया प्रेमी मिलता है और उसे लगता है कि अब उसका अतीत खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ समय बाद उसका पति सच्चाई जान लेता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इसके बाद कहानी एक रोमांचक टकराव और संघर्ष में बदल जाती है। यह फिल्म घरेलू हिंसा, डर, स्वतंत्रता की इच्छा और मनोवैज्ञानिक आतंक जैसे विषयों को प्रभावशाली ढंग से दिखाती है। इसी कारण यह कहानी दुनिया के कई फिल्म उद्योगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। वर्ष 1995-96 के दौरान हिंदी फिल्म उद्योग में इस कहानी से प्रेरित होकर 3 अलग अलग फिल्में बनाई गयी। यह उस दौर की एक दिलचस्प घटना थी, क्योंकि अक्सर ऐसा कम होता है कि किसी एक ही विदेशी फिल्म की कहानी पर लगभग एक ही समय में कई फिल्में बन जाएं। सबसे पहले साल 1995 में रिलीज हुई थी फिल्म याराना, जिसका निर्देशन डेविड धवन ने किया था। इसमें माधुरी दीक्षित, ऋषि कपूर और राज बब्बर साहब मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में माधुरी दीक्षित एक ऐसी महिला की भूमिका निभाती हैं जो अपने अत्याचारी पति से छुटकारा पाने के लिए उससे भाग जाती है और नई जिंदगी
जिंदगी शुरू करती है। बाद में वह एक दयालु व्यक्ति से मिलती है जो उससे प्यार करने लगता है, लेकिन जब उसका पुराना पति उसे ढूंढ लेता है तब कहानी में सस्पेंस और टकराव बढ़ जाता है। हालांकि फिल्म में बड़े सितारे और संगीत था, फिर भी यह बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हो सकी। इसके बाद साल 1996 में आई अग्निसाक्षी, जिसका निर्देशन पार्थो घोष ने किया था। इसमें जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। इस फिल्म में मनीषा कोइराला एक ऐसी महिला का किरदार निभाती है जो अपने सनकी और हिंसक पति से बचने के लिए नई पहचान बना लेती है। बाद में उसकी मुलाकात जैकी श्रॉफ के किरदार से होती है जो उससे शादी कर लेता है, लेकिन उसका पुराना पति, जिसका किरदार नाना पाटेकर ने निभाया, उसे ढूंढ निकालता है। नाना पाटेकर ने इस फिल्म में बेहद जुनूनी और खतरनाक पति का किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने काफी सराहा था। उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि उन्हें इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही और तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी बनी। इसी वर्ष यानी कि 1996 में ही तीसरी फिल्म दरार भी रिलीज हुई। इसका निर्देशन प्रसिद्ध निर्देशक जोड़ी अब्बास मस्तान ने किया था। इसमें जूही चावला, ऋषि कपूर और अरबाज खान मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी भी लगभग वही थी, जहाँ एक महिला अपने हिंसक पति से बचकर नई जिंदगी शुरू करती है। बाद में उसका पति उसे ढूंढ निकालता है और फिर कहानी में रोमांचक संघर्ष शुरू होता है। इस फिल्म से अरबाज खान ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की थी और उन्होंने एक क्रूर तथा मानसिक रूप से अस्थिर पति का किरदार निभाया, जिसके लिए इन्हें उस साल के बेस्ट विलेन के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस फिल्म में थ्रिल और सस्पेंस तो खूब था, लेकिन फिर भी यह बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता हासिल नहीं कर पाई। बताया जाता है कि फिल्म अग्निसाक्षी में शिवांगी के मुख्य किरदार के लिए सबसे पहले सुपरस्टार अभिनेत्री माधुरी दीक्षित से संपर्क किया गया था। उस समय माधुरी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी और निर्माता चाहते थे कि फिल्म में उनकी स्टार वैल्यू का फायदा मिले, लेकिन उस समय माधुरी पहले से ही फिल्म याराना की शूटिंग में व्यस्त थी। जैसा कि आप जानते हैं कि याराना भी हॉलीवुड की मशहूर थ्रिलर फिल्म स्लीपिंग विद द एनिमी से प्रेरित थी, इसलिए एक ही तरह की कहानी वाली दो फिल्मों में काम करना उनके लिए सही प्रतीत नहीं हुआ। इसी वजह से उन्होंने अग्निसाक्षी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाद में यह भूमिका मनीषा कोइराला को मिल गई। मनीषा कोइराला उस समय तेजी से लोकप्रिय हो रही अभिनेत्री थी। उस दौर के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अग्निसाक्षी की शूटिंग के दौरान एक घटना बेहद चर्चा में रही। दरअसल इसी फिल्म के सेट पर नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी और दोनों के रिश्ते की खबर उस समय फिल्मी पत्रिकाओं की सुर्खियां बन गई थी। असल में हुआ कुछ यूँ था कि जब अग्निसाक्षी की शूटिंग शुरू हुई तब नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। नाना पाटेकर उस समय अपने गंभीर और तीखे स्वभाव के लिए जाने जाते थे, जबकि मनीषा कोइराला अपनी सहज और संवेदनशील व्यक्तित्व के कारण लोकप्रिय थी। फिल्म के सेट पर दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां जल्द ही इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गयी। धीरे धीरे यह खबरें भी आने लगी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कई फिल्मी पत्रिकाओं ने उस दौर में यह भी लिखा कि नाना पाटेकर मनीषा कोइराला के प्रति काफी सुरक्षात्मक और भावुक हो गए थे। दोनों को कई मौकों पर एक साथ देखा जाने लगा, जिससे इन खबरों को और बल मिला। हालांकि शुरुआत में दोनों ने इस रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन समय के साथ मनीषा कोइराला ने मीडिया में इस बारे में खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नाना मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। वे बहुत संवेदनशील इंसान हैं, हालांकि लोग उन्हें अलग तरह से समझते हैं। मनीषा ने यह भी माना कि उनके और नाना के बीच गहरा भावनात्मक संबंध था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनका रिश्ता हमेशा आसान नहीं था, क्योंकि नाना का स्वभाव काफी जटिल और गुस्सैल माना जाता था। दूसरी ओर नाना पाटेकर ने भी मीडिया में मनीषा कोइराला के बारे में सम्मानजनक शब्दों में बात की थी। एक बातचीत में उन्होंने कहा था कि मनीषा बहुत अच्छी इंसान है, वो बहुत मासूम है और दिल से सोचती है। मेरे दिल में उनके लिए हमेशा सम्मान रहेगा। हालांकि नाना आमतौर पर अपने निजी जीवन के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन यह साफ था कि दोनों के बीच का रिश्ता काफी गहरा रहा था। इस रिश्ते से जुड़ी एक और खबर उस समय काफी चर्चित हुई थी। कई रिपोर्ट्स के अनुसार मनीषा कोइराला ने एक बार नाना पाटेकर को अभिनेत्री आयशा जुल्का के साथ देख लिया था, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हो गई थी। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद उनके रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई थी। कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए और उनका यह रिश्ता समाप्त हो गया। बाद में मनीषा ने अपने जीवन के उस दौर को याद करते हुए कहा था कि उन्होंने उस रिश्ते से काफी कुछ सीखा, लेकिन वह अनुभव भावनात्मक रूप से काफी कठिन भी था। दिलचस्प बात यह है कि पेशेवर रूप से दोनों कलाकारों ने अग्निसाक्षी में बेहद प्रभावशाली काम किया था। फिल्म में नाना पाटेकर का तीव्र अभिनय और मनीषा कोइराला की संवेदनशील भूमिका दर्शकों को बहुत पसंद आई। गौरतलब है कि साल 1996 में नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला ने एक ही वर्ष में दो बिल्कुल अलग अलग रिश्तों, पति पत्नी और पिता पुत्री के रूप में पर्दे पर नजर आए। अग्निसाक्षी में जहां नाना पाटेकर और मनीषा
मनीषा कोइराला पति पत्नी के रूप में दिखे, वहीं खामोशी द म्यूजिकल में दोनों का रिश्ता बिल्कुल अलग था। यहाँ नाना पाटेकर ने पिता और मनीषा कोइराला ने बेटी का किरदार निभाया था। खैर, यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा और विभिन्न प्रकार के भावनात्मक किरदार निभाने की क्षमता का बेहतरीन उदाहरण है। दोनों फिल्मों में उनके अभिनय की गहराई और पात्रों के बीच की केमिस्ट्री आज भी दर्शकों के लिए यादगार बनी हुई है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं फिल्म के प्रोड्यूसर और उनकी एक पुरानी फिल्म का दिलचस्प किस्सा। 1990 के दशक में बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी जो किसी न किसी कारण से अधूरी रह गयीं, लेकिन उनका संगीत या कुछ हिस्से बाद में दूसरी फिल्मों में इस्तेमाल कर लिए गए। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी जुड़ी है फिल्म अग्निसाक्षी और एक अधूरी रह गई फिल्म गुलफाम से। इस पूरी घटनाक्रम के केंद्र में थे फिल्म के प्रोड्यूसर बिंदु माधव ठाकरे, जिन्हें परिवार और दोस्तों के बीच बिंदु ठाकरे के नाम से भी जाना जाता था। असल में बिंदु महाराष्ट्र के प्रसिद्ध ठाकरे परिवार से जुड़े थे। वे बाल ठाकरे के पुत्र और उद्धव ठाकरे तथा राज ठाकरे के बड़े भाई थे। हालांकि उनका परिवार मुख्य रूप से राजनीति से जुड़ा हुआ था, लेकिन बिंदु की रुचि फिल्मों और संगीत की दुनिया में थी। इसी वजह से उन्होंने फिल्म निर्माण और संगीत व्यवसाय में हाथ आजमाने का फैसला किया। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपना एक म्यूजिक लेबल भी शुरू किया, जिसका नाम था बिंदु टोन। उनका सपना था कि यह लेबल नए संगीत को बढ़ावा दे और फिल्मों के संगीत को सीधे दर्शकों तक पहुंचाए। गौरतलब है कि वर्ष 1994 के आसपास बिंदु माधव ठाकरे ने एक फिल्म बनाने की योजना बनाई, जिसका नाम गुलफाम रखा गया। इस फिल्म का संगीत उस दौर की बेहद लोकप्रिय जोड़ी नदीम श्रवण को सौंपा गया। उस समय नदीम श्रवण हिंदी फिल्म संगीत के सबसे सफल संगीतकारों में गिने जाते थे और उनकी धुनों की लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ गई थी। गुलफाम नाम की इस फिल्म के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए गए थे और योजना यह भी थी कि इन गीतों का एल्बम बिंदु माधव ठाकरे के अपने ऑडियो लेबल बिंदु टोन से जारी किया जाएगा। उस समय ऑडियो कंपनियों के लिए फिल्म संगीत एक बड़ा व्यापार था, इसलिए यह योजना काफी महत्वाकांक्षी मानी जा रही थी। लेकिन किसी कारणवश गुलफाम की निर्माण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी और अंततः फिल्म बंद कर दी गई। हालांकि यह फिल्म बंद हो गई, लेकिन उसके लिए तैयार किया गया संगीत बेकार नहीं गया। उस फिल्म के एक गीत तू मेरा गुलफाम है को बाद में अग्निसाक्षी में इस्तेमाल किया गया। फिल्म अग्निसाक्षी से जुड़ा एक दिलचस्प ट्रिविया यह भी है कि इसमें अभिनेता आलोकनाथ ने नाना पाटेकर के ससुर का किरदार निभाया था, जबकि वास्तविक जीवन में नाना पाटेकर उनसे उम्र में बड़े हैं। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को हुआ था, जबकि आलोकनाथ का जन्म 10 जुलाई 1956 को माना जाता है। यानी कि असल जिंदगी में नाना पाटेकर उनसे लगभग 5 साल बड़े हैं। फिर भी फिल्म में उन्हें उनका दामाद दिखाया गया। ऐसी स्थिति बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर देखने को मिलता है, जहाँ कलाकारों के असली उम्र से अलग किरदार दिए जाते हैं। आलोकनाथ का मामला तो खास तौर पर दिलचस्प है, क्योंकि 1980 और 1990 के दशक में वो संस्कारी पिता की छवि के लिए इतने मशहूर हो गए थे कि कई बार उनसे उम्र में बड़े या लगभग बराबर उम्र के कलाकारों का भी पिता या ससुर बनना पड़ा। उदाहरण के लिए फिल्म मैंने प्यार किया में उन्होंने सलमान खान के ससुर का किरदार निभाया था। उस समय आलोकनाथ की उम्र लगभग 33 वर्ष की थी, जबकि सलमान खान तकरीबन 24 वर्ष के थे। उम्र का यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, फिर भी दर्शकों ने उन्हें सहज रूप से स्वीकार कर लिया। इसी तरह फिल्म हम आपके हैं कौन में आलोकनाथ ने सलमान खान के पिता की भूमिका निभाई। उस दौर में उनकी बाबूजी वाली छवि इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि निर्माता निर्देशक परिवार प्रधान फिल्मों में उन्हें पिता के रूप में ही कास्ट करना पसंद करते थे। खैर, अग्निसाक्षी में नाना पाटेकर के ससुर की भूमिका निभाना भी आलोकनाथ की इसी चरित्र अभिनेता वाली परंपरा का हिस्सा था। उम्र की वास्तविकता चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन उनकी स्क्रीन पर्सनालिटी इतनी मजबूत थी कि दर्शकों ने उन्हें लगभग हर फिल्म में आदर्श पिता के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि 1990 के दशक में आलोकनाथ को बॉलीवुड का सबसे प्रसिद्ध बाबूजी भी कहा जाता है। हिंदी सिनेमा के महान और बेहद प्रभावशाली अभिनेता राजकुमार साहब से भी फिल्म अग्निसाक्षी का एक किस्सा जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका के लिए पहले राजकुमार साहब से भी संपर्क किया गया था। उस दौर में उनकी आवाज, संवाद, अदायगी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण वे ऐसे किरदारों के लिए बहुत पसंद किए जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले उनकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ने लगी। बाद में पता चला कि वे गले के कैंसर से पीड़ित हैं। असल में 1990 के दशक के मध्य में राजकुमार की सेहत धीरे धीरे गिरने लगी थी। शुरू में ये सामान्य गले की समस्या लग रही थी, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उन्हें थ्रोट कैंसर हुआ है। उनके बेटे पुरु राजकुमार ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता को एक तरह की गंभीर बीमारी थी और इसके इलाज के लिए उन्हें कीमोथेरेपी भी करानी पड़ती थी। समय के साथ बीमारी बढ़ती गई और शरीर के अन्य हिस्सों जैसे फेफड़ों और पसलियों में भी असर दिखने लगा। राजकुमार अपने व्यक्तित्व और
स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बीमारी की खबर पूरे फिल्म उद्योग में फैल जाए। अभिनेता मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजकुमार ने अपनी बीमारी को बहुत हद तक गुप्त रखा था। वे चाहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री को उनकी हालात का ज्यादा पता न चले। यहाँ तक कि उनकी अंतिम इच्छा यह भी थी कि उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार जल्दी से कर दिया जाए, ताकि मीडिया और फिल्मी दुनिया में ज्यादा शोर शराबा न हो। राजकुमार की हालत 1995-96 के दौरान काफी खराब हो गई थी। यह वह समय था जब वे फिल्मों से लगभग दूर हो चुके थे। उनकी आखिरी फिल्मों में गॉड एंड गन का नाम लिया जाता है। बीमारी के कारण उनकी आवाज भी काफी प्रभावित हो गई थी, जबकि वही आवाज उनकी सबसे बड़ी पहचान मानी जाती थी। 3 जुलाई 1996 को 69 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वे 4 दशकों से भी लंबे कैरियर में लगभग 70 फिल्मों में काम कर चुके थे। खैर, अगर उनकी तबीयत खराब न हुई होती तो संभवतः वे अग्निसाक्षी में भी दिखाई देते, लेकिन बीमारी ने उनके करियर के अंतिम वर्षों को काफी सीमित कर दिया। बहरहाल, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 1990 के दशक में बॉलीवुड और पाकिस्तान की फिल्म तथा संगीत इंडस्ट्री के बीच एक दिलचस्प सांस्कृतिक आदान प्रदान देखने को मिला। कई बार ऐसा हुआ कि एक देश के गीत या कहानी दूसरे देश की फिल्मों में नए रूप में दिखाए गए। फिल्म अग्निसाक्षी और इसका लोकप्रिय गीत यारा दिल लगाना इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उन दिनों कई संगीत प्रेमियों ने यह बात नोटिस किया कि इस गीत की धुन कुवैती गायक नबील सोहेल के गीत अला खीर से मिलती जुलती है। 1990 के दशक में बॉलीवुड में विदेशी या मध्य पूर्वी धुनों से प्रेरणा लेना काफी आम सी बात थी और कई बार इन्हें भारतीय अंदाज में ढालकर नए गीत बना दिए जाते थे। खैर, यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि जिस कहानी पर अग्निसाक्षी बनी थी, उसी कथानक से प्रेरित होकर पाकिस्तान में भी एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था खिलौना। यह फिल्म भी लगभग उसी प्रकार की कहानी पर आधारित थी, जिसमें एक महिला अपने अत्याचारी पति से बचने की कोशिश करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय हॉलीवुड और बॉलीवुड की कहानियां पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को भी काफी प्रभावित कर रही थी। हिंदी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि पाकिस्तान में भी इसकी शैली से प्रेरित होकर कई रोमांटिक फिल्में बनाई गयी। इसी तरह से फिल्म कयामत से कयामत तक की प्रेम त्रासदी वाली कहानी ने भी पाकिस्तान में कई फिल्म निर्माताओं को प्रभावित किया और वहाँ भी इसी तरह की पारिवारिक दुश्मनी और प्रेम पर आधारित फिल्में बनाई गयी। 1990 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच फिल्मों और संगीत का यह प्रभाव काफी स्वाभाविक था। उस समय इंटरनेट और कॉपीराइट निगरानी आज जितनी सख्त नहीं थी, इसलिए कई बार धुनें या कहानियां बिना औपचारिक अनुमति के ही नए रूप में इस्तेमाल हो जाया करती थीं। फिल्म अग्निसाक्षी के निर्देशक पार्थो घोष बॉलीवुड में एक ऐसे निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं जिनकी फिल्मों में भावनात्मक गहराई और सस्पेंस कूट कूट कर भरा होता है। बताते चलें कि अग्निसाक्षी की शूटिंग के दौरान पार्थो घोष ने कई तकनीकी चुनौतियों का सामना किया था। कहा जाता है कि कुछ सस्पेंस दृश्यों में उन्होंने कैमरे की एंगलिंग और लाइटिंग के लिए कई घंटे मेहनत की ताकि डर और तनाव का भाव सही तरीके से दर्शकों तक पहुँचे। इस परिश्रम का परिणाम फिल्म की सस्पेंस और थ्रिलिंग कहानी में साफ साफ दिखाई देता है। पार्थो घोष को मूल रूप से ऐसी कहानियां पसंद थी जिनमें परिवार, रोमांस और सस्पेंस का संतुलन हो। अग्निसाक्षी में यह पूरी तरह से दिखा भी। इसके अलावा उनकी पिछली फिल्में जैसे कि दलाल और 100 डेज में भी उन्होंने यही शैली अपनाई, जिनमें दर्शकों को बांधने वाला ड्रामा और कभी कभी थ्रिलिंग एलिमेंट भी था। पार्थो सेट पर हमेशा अपने अभिनेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने की कोशिश करते थे। यह उन्हें ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और वास्तविक अभिनय निकालने में मदद करता था। नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला दोनों ने बाद में यह बताया कि पार्थो घोष की सहज और प्रेरक निर्देशन शैली ने उन्हें कई भावनाओं को आत्मसात करने में मदद की थी। साल 1997 में आयोजित 42वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में अग्निसाक्षी को कुल 7 नामांकनों में शामिल किया गया। ये नामांकन बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर के लिए पार्थो घोष, बेस्ट एक्टर के लिए नाना पाटेकर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए जैकी श्रॉफ, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए रणबीर पुष्प और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए कविता कृष्णमूर्ति को मिला था। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इतने सारे नामांकनों के बावजूद फिल्म को किसी भी श्रेणी में पुरस्कार नहीं मिला। यह उस समय की फिल्मों के लिए एक अनोखी स्थिति थी, क्योंकि नाना पाटेकर की अदाकारी और जैकी श्रॉफ के चरित्र ने दर्शकों और आलोचकों दोनों को काफी प्रभावित किया था। हालांकि फिल्म फेयर में कोई जीत नहीं मिली, लेकिन नाना पाटेकर को इस फिल्म में उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। उन्हें इसमें उनके गहन और प्रभावशाली भूमिका के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से नवाजा गया। यह दिखाता है कि कभी कभी लोकप्रिय पुरस्कार समारोह और राष्ट्रीय पुरस्कारों में चयन के मानदंड अलग हो सकते हैं। फिल्म फेयर का ध्यान दर्शकों की पसंद और फिल्म की लोकप्रियता पर होता है, जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार तकनीकी और अभिनय की गुणवत्ता पर अधिक केंद्रित होते हैं। तो ये थी साल 1996 की ब्लॉकबस्टर फिल्म अग्निसाक्षी पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।